हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्योत्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्यूब कटिंग अर्थात घन को हम विभिन्न टुकड़ों में काटेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक रीजनिंग के चैप्टर से रिलेटेड है और इसमें हम क्यूब्स को लेंगे, घनों को लेंगे, जिन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और उसके बाद इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे की कंसेप्ट्स हैं उन पे हम सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये सब चीज़ हम बहुत ही जल्द करेंगे, बहुत ही तुरंत चीज़ों को समझेंगे और कर लेंगे। बहुत ही कम समय में हम क्यूब के कंसेप्ट्स को समझ लेंगे। आप अगर अंत तक इस वीडियो में बने रहोगे तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपका क्यूब के कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट्स की। क्यूब को समझने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण होगा वो होगा एक लूडो का पासा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डाइस। और ये एक क्यूब के शेप में होता है, जैसे कि हम डिस्प्ले पे हमने एक लूडो के पासे को डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया है। एक डायग्राम है हमारा लूडो के पासा का। लूडो का पासा देखने में ऐसा ही होता है और ये एक क्यूब है। इसे हम एक क्यूब कहेंगे। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में घन कहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे हम घन कहते हैं तो क्यों इसे हम घन कहते हैं? क्योंकि ये एक 3D शेप है। पहली बात, ये 3D शेप क्यों है? क्योंकि इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और इसमें हाइट भी होता है। लेकिन ये घन इसलिए है क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए इसे हम घन कहते हैं और इन सभी को हम ए मान लेते हैं। इन सभी को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होने की वजह से हम इसे एक सिंगल वैल्यू ए मान लेते हैं। अर्थात हमारा लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी हमारा ए है और हाइट भी हमारा ए है। ठीक है, और ये तीनों डायमेंशंस अपने साथ लेने की वजह से इसे हम 3D शेप कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। और इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है? एक लूडो का पासा है। इसके अलावे हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे घर के जो कमरे होते हैं वे सभी क्यूब या क्यूबॉइड के शेप में बने हुए होते हैं। अब हम थोड़ा सा क्यूबॉइड के बारे में जान लेते हैं कि क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड जो होता है क्यूब ही होता है, लेकिन उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट के तीनों के अलग अलग मान होते हैं। तीनों आपस में बराबर नहीं होते। अगर उसका डायग्राम की हम अगर बात करें तो डायग्राम हमारा कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से वो हमारा डायग्राम होगा। और वह देखने में कैसा होगा? एक ईंट के जैसा होगा। ईंट का मतलब ऐसे पत्थर जिनसे हम अपने घर बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ब्रिक कहते हैं। साथ ही साथ हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक जूता का बक्सा, ये भी एक कीबोर्ड का एग्जाम्पल हो सकता है। एक अलमीरा हमारा जो होता है वो भी एक कीबोर्ड का एग्जाम्पल हो सकता है। बस शर्त इतना है कि क्यूब में हमारे लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपस में बराबर होते हैं और कीबोर्ड में हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अपने अलग अलग मान होते हैं। क्लियर? अब अगर हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट को अगर इस डायग्राम में दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे हम? तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेंथ है। हमारे टॉप में अगर हम चीजों को अगर समझना चाहें टॉप को देखकर या फिर बॉटम को देखकर भी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम बॉटम से शुरुआत करते हैं। तो बॉटम में हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेंथ क्या है, हमने लेंथ को लिख लिया। उसके बाद हमारा ब्रेथ क्या है, हमने ब्रेथ को भी लिख लिया। और उसके बाद हमारा हाइट क्या है, हमने हाइट को भी लिख लिया। ये तीनों डायमेंशंस हमारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगर क्यूब की बात करें तो उसमें हमारा लेंथ भी ए होगा, हमारा ब्रेथ भी ए होगा और हमारा हाइट भी ए होगा, है ना। तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया कि क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबॉइड किसे कहते हैं और इसका डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, हमने इन बातों को समझ लिया। अब हम कुछ और
क्यूब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्यूबॉइड हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम क्यूबॉइड के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ क्यूब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले क्यूब के लिए अपनी सहूलियत के लिए हम डायग्राम जब बनाएंगे तो उन डायग्राम्स को हम कैसे बनाएंगे उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हमने देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्यूब का डायग्राम सही से बना नहीं पाते और इस वजह से उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है चीजों को समझने में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीख लेते हैं कि हम अपने जरूरत के हिसाब से क्यूब का डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब के डायग्राम को बनाने के लिए एक छोटा सा हम स्क्वायर बनाएंगे पहले। ठीक है, आप देख रहे हो डिस्प्ले पर हम स्क्वायर कैसे बना रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे उसी को काटते हुए इस प्रकार। उसके बाद हम उसके जिस प्रकार हम कॉर्नर्स को जोड़ रहे हैं ऐसे ही हम उसके कॉर्नर्स को जोड़ देंगे। अब जोड़ देने के बाद में आपके सामने एक क्यूब बनकर आ गया है ना। एक ये है डायग्राम क्यूब का। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे, पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरा एक स्क्वायर बना लेंगे थोड़ा सा उसे काटते हुए और उसके बाद हम उसके कॉर्नर्स को मिला लेंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, क्यूब। ओके, अब हम इसे दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। अभी जो हमने क्यूब का डायग्राम बनाया ये 3D शेप में है, इसमें हमें इसके तीनों डायमेंशंस दिख रहे हैं, लेकिन हम इसे एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं ताकि हम अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को समझ पाएं। इसे हम एक अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे। बना लेने के बाद में ऊपर में एक स्क्वायर और बनाएंगे जो थोड़ा सा तिरछा होगा और उसके बाद फिर हम इस प्रकार से हम उसके अन्य भुजाओं को भी बना लेंगे। अब हमारे सामने जो शेप दिख रहा है ये भी एक क्यूब का शेप है और ये हमारा किस शेप में है, ये हमारे 2D शेप में है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें 3 सतह दिख रही हैं, 6 सतह हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और चाहे तो हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। वो कैसे, हम एक y लिख लेंगे, पहले हम एक y लिख लेंगे, उसके बाद इस y को हम m के जैसे बना लेंगे, फिर नीचे हम इस प्रकार से जोड़ लेंगे और ऊपर में भी इस प्रकार से जोड़ लेंगे। तो ये भी हमारा एक क्यूब बन जाता है। हम जरूरत के अनुसार इस प्रकार हम क्यूब्स को बना सकते हैं। चलिए फिर से हम एक बार इस डायग्राम को बना लेते हैं। हम चाहे तो पहले m बना सकते हैं, उसके बाद m वाले डंडे को हम थोड़ा लंबा कर ले देंगे, फिर नीचे हम जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर इसे हम इस प्रकार ऊपर में भी जोड़ लेंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब का शेप बन जाएगा। तो हम जरूरत के हिसाब से अपने डायग्राम्स को इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि क्यूब जो है कितने सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसके अंदर में क्या क्या होता है, उन चीजों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं जो बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही आसान है समझने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब की तो क्यूब में 6 सतह होते हैं, मतलब 6 सरफेसेस होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम एक क्यूब का डायग्राम बना लेते हैं। ये क्यूब का एक डायग्राम है आपके सामने में। अगर हम इसे नेमिंग कर दें, अगर हम इसका नाम लिखना शुरुआत करें तो नाम लिख लेते हैं। तो कैसा होगा इसका नाम, हम लिख लेते हैं A B C D, उसके बाद E F G H। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ABCDEFGH एक हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इसमें टोटल कुल कितने सतह हैं, इसमें 6 सतह हैं। इसका तात्पर्य है कि आप समान नाप के, समान मेजरमेंट के, अगर आप 6 नोटबुक्स को लेकर आपस में अगर एक कमरे के जैसे अगर आप बनाना चाहोगे तब आपका एक कमरा बन जाएगा। और हर वो नोटबुक जो आपने लिया है वो क्या है, एक सतह के जैसा काम करेगा। ऐसा आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा कलर से फिल करके हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सरफेस क्या है। तो देखिए टॉप में सबसे पहले मैं फिलअप कर रहा हूं रेड कलर से, ये हमारा पहला सतह हुआ। ठीक है, क्लियर है, ये टॉप का सतह हुआ। ठीक उसी प्रकार सेम कलर रेड हम नीचे भी भर रहे हैं
ये क्या हो गया, ये बॉटम का सतह हो गया। ये दोनों आपस में हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो सभी के सभी सतह आपस में आइडेंटिकल होंगे। तो हमारे पास कितने सतह हो गए टोटल, अभी हमारे पास 2 सतह हो गए जो लाल रंग के हैं। इसके बाद हम दूसरी सतह को कलर कर लेते हैं। अगर हम टॉप बॉटम हमने कर लिया, अब हम लेफ्ट राइट को अगर करेंगे तो हमारा लेफ्ट को हम ग्रीन रंग से रंग रहे हैं, तो हमारा जो सतह है लेफ्ट साइड का वह ग्रीन कलर का है, और राइट साइड का जो हमारा सतह है, जो सरफेस है, वो भी हमारा ग्रीन कलर का हम रंग रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने कितने सतह को पाया, हमने 2 सतह को पाया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर फ्रंट और बैक की बात करें तो फ्रंट बैक की अगर हम बात करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि पीछे तरफ जो है वो भी हमारा एक सतह है जिसे हम ब्राउन कलर में कलर कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार हमारा सामने भी जो है, जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे या कलर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगर पीछे में और आगे में, अगर फ्रंट और बैक में भी अगर हम इस कलर से अगर कलर कर देते हैं ब्राउन कलर से, तो हमें कितने कलर मिलेंगे, कितने सरफेस मिलेंगे, 2 सरफेस मिलेंगे। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्यूब होता है उस क्यूब के अंदर में हमारे सरफेस कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, तो हमने सरफेस के बारे में समझ लिया कि क्यूब में हमारे पास कितने सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एज की। एज का मतलब होता है किनारा। अब हम किनारे की बात करते हैं। अगर हम एज की बात करें तो कितने सारे किनारे होते हैं, तो किनारे की बात अगर करें तो हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने किनारे होते हैं। चलिए हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं और किनारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि नीचे FG एक हमारा किनारा है। ठीक है, उसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर इसमें जम नहीं रहा है, हम दूसरा कुछ लाल रंग ही ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा एक किनारा है। ठीक इसी प्रकार ये भी हमारा एक किनारा है, ये भी हमारा एक एज है, AB भी हमारा एक एज है, AE हमारा एक एज है ना। ठीक इसी प्रकार जितने सारे किनारे यहाँ पर हैं इन सभी को ही हम एज कहते हैं। तो हम अगर काउंट करके देखें तो हमें कितने किनारे मिलेंगे, कितने सारे एज मिलेंगे। टॉप और बॉटम के अगर हम देखे जाए तो टॉप में है 4 एज और बॉटम में हमारे हैं 4 एज। टोटल कितने एज हो गए, 8 एज। टॉप के 4, बॉटम के 4, टोटल हो गए 8 एज। उसके बाद लेफ्ट और राइट में कितने एज मिल जाएंगे हमें, 2 और 2, टोटल कितने, 4। तो इस प्रकार कुल अगर हम एज की बात करें तो हमारे पास कितने एज हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 12 किनारे अर्थात 12 एजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात सरफेस के और एज की बात। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्नर की। अगर कॉर्नर की बात करें तो क्या आप बता सकते हो कि एक क्यूब के अंदर में कितने सारे कॉर्नर्स होते हैं। ये बहुत आसान सी बात है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। बता सकते हो आप कि यहाँ पर कितने सारे हो जाएंगे कॉर्नर्स। तो आपने सही कहा कि कॉर्नर्स यहाँ कितने सारे हैं, कॉर्नर्स यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं। कैसे समझ पा रहे हैं हम उसके लिए फिर से एक बार एक ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब। ये हो गया हमारे सामने क्यूब। अब अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा, ये चौथा। तो बेस पे हम देख रहे हैं कि बॉटम पे 4 कॉर्नर और टॉप पे हम देख पा रहे हैं कि टॉप पे भी हमारे पास टोटल 4 कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स की बात करें तो टोटल हमारे पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, अब हम जितनी सारी बातों को हमने डिस्कस किया उसे एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फिर से हम चीजों को समराइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा कि एक क्यूब के अंदर में, अगर हम एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब के अंदर में सबसे पहले अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस कितने होते हैं, सरफेस होते हैं तो हमारे पास टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने एज होते हैं, टोटल 12 एज होते हैं। और अगर हम कॉर्नर की बात करें तो हमारे पास कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, इतनी सिंपल सी बात को हमेशा हमें याद रखना है। और ये जो चीज है ये क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के केस में ये सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अब आगे हमें ये समझना है कि जब हम क्यूब को कट करते हैं, जब क्यूब को हम कटिंग करते हैं तो वैसे समय में कट्स के बारे में बात कर लेते हैं
कि कट्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कट्स। नंबर ऑफ कट्स को पता करने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन को ले लिया। अब इसके ऊपर अगर मैं एक कट लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर एक कट लगाता हूं ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि यह दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। मतलब हमें कितने पीस मिल जाते हैं ऐसे में, हमें ऐसे में दो पीस मिल जाते हैं। ये पहला पीस है और ये दूसरा पीस है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक लाइन के ऊपर में दो कट लगाऊं तो क्या होगा, जब मैं दो कट लगाऊं तो हमें ऐसे केसेस में हमें मिल जाएंगे कितने, तीन पीस, एक पीस, दो पीस और तीन पीस। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं चार कट लगाऊं तो हमें कितने पीस मिलेंगे, अगर मैं चार कट्स लगाता हूं तो मुझे कितने पीस मिल जाएंगे, चार कट्स के ऊपर में मुझे पांच पीस मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं एम कट लगाऊं तो मुझे कितने पीस मिल जाएंगे, मुझे एम प्लस वन पीस मिल जाएंगे। तो हम इसी के आधार पर हम टोटल नंबर ऑफ कट्स का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कट्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा n माइनस वन इंटू थ्री। ठीक है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कट्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि ये n हमारा क्या है, तो चलिए हम इस n के बारे में जान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे सामने एक क्यूब है, एक घन है, जिसे हमें जिसमें हमें दो कट्स लगाने हैं, और दो कट्स लगाने के बाद इसे हमें बराबर क्यूब्स में काटना है। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे कट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में हमें साइड्स को इमेजिन करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा हमारे पास जो घन है, वो घन का एक जो भुजा है, लेंथ ऑफ ए साइड कितना है, हमारा लेंथ ऑफ साइड है ए, हमारा 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमारा जो पूरा का पूरा एक साइड है घन का, वो 3 सेंटीमीटर का है। सभी 3-3 सेंटीमीटर के हैं। लेंथ भी हमारा 3 है, ब्रेथ भी हमारा 3 है, और हाइट भी हमारा 3 है। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं कि सभी 3-3 है। अब इसे हमें बराबर दूरी पर कट्स देकर बराबर क्यूब्स में हमें बांटना है। तो अभी मान लीजिए कि हमें इसे 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो इसे हमें अगर बराबर बांटना है तो 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम इसे बांट सकते हैं। अगर हम 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसे हम अगर काटेंगे तो हमारे पास 3 बराबर टुकड़े मिल जाएंगे। तो 3 टुकड़ों को पाने के लिए हमने कितने कट्स लगाए, 2 कट्स लगाए, है ना। तो इस प्रकार जब हम कट लगाएंगे, चलिए हम कट लगाते हैं। सबसे पहले हमने एक कट लगाया, उसके बाद फिर हमने 2 कट लगाए। जब हम 2 कट लगाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे लगाने पर हमें 3 टुकड़े मिल जाएंगे, है ना। हमने 2 कट्स लगाए और हमें कितने टुकड़े मिले, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, और हमें मिला है तीसरा टुकड़ा, है ना। इस प्रकार हमने जब 2 कट्स लगाए तो हमें 3 टुकड़े मिल गए। ठीक है, तो यहां से हम n की परिभाषा को समझ सकते हैं कि अगर आपको n पता करना है तो n क्या होता है, n होता है बड़े क्यूब का भुजा का लंबाई, मीन्स l क्या होता है, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, और उसके बाद नीचे होगा हमारा लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। n क्या होता है, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब और बाई लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। अर्थात इस बात को हम फिर से तरीके से समझ लेते हैं। इस केस में अगर हमें n निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा क्यूब था उसका एक भुजा 3 सेंटीमीटर का था, और जो छोटे क्यूब्स जिसमें हमें इस क्यूब को काटना है, जिस छोटे क्यूब में, उसका एक साइड का जो लेंथ है वो हमने 1 सेंटीमीटर का पाना है, इसलिए वो नीचे होगा 1 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करने से हमें कितना मिला, 3 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा n। ठीक है, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली चीजों को समझे तो हमेशा हमें एक बात को याद रखना है कि एक सिंगल साइड के ऊपर में हम जितने सारे छोटे छोटे क्यूब्स को निकाल सकते हैं उसे ही हम n मानकर चलते हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझना है कि हम किसी भी एक सिंगल साइड के ऊपर में जितने छोटे क्यूब्स हम निकाल सकते हैं उन क्यूब की संख्या को ही हम n कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा क्यूब है जिसका एक साइड का लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है। इसमें हम अगर बराबर क्यूब निकालने चाहें तो हम 1-1 सेंटीमीटर के 3 क्यूब निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ n की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ n की संख्या 3 हो जाएगी। ऐसे हम कंसेप्चुअली चीजों को समझेंगे। और अगर फॉर्मूले की बेस में समझना है तो हम कैसे समझेंगे, हम n का वैल्यू को समझेंगे कि ऊपर में होगा हमारा बड़े क्यूब का साइड का लेंथ और नीचे होगा हमारा छोटा क्यूब का साइड का लेंथ। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलता है वही हमारा n होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके इस चीज को हम समझ लेते हैं। मान लिया हमने कि हमारे पास एक क्यूब है और इस बड़े क्यूब का जो एक भुजा है उस भुजा का लेंथ जो है हमारा, उस बड़े भुजा का लेंथ है हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इस 12 सेंटीमीटर लेंथ वाले जो क्यूब है, साइड वाला जो क्यूब है, इस क्यूब को हमें काटकर छोटे छोटे क्यूब्स में बदलना है, जिसमें जो छोटा क्यूब आएगा उस छोटे क्यूब का जो लेंथ होगा, जो साइड होगा, उस साइड का वैल्यू हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब हमें यह समझना है कि 2 सेंटीमीटर वाले अगर हम छोटे छोटे हमें क्यूब चाहिए तो हम किसी एक साइड को, बड़े क्यूब के साइड को हम पहले टारगेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं टॉप के ऊपर में जो हमारा एक साइड है, इस साइड को हम टारगेट करते हैं। ये हमारा पूरा कितना, ये पूरा हमारा 12 सेंटीमीटर का था, है ना। इसे जब हम 2-2 सेंटीमीटर के गैप में काटेंगे तो हमें कितने टुकड़े मिल जाएंगे, तो हम देख पा रहे हैं 2-2 का अगर हम काटेंगे 1 2 3 4 5 और इस प्रकार हमें देख पा रहे हैं कि हमें कितने मिल जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। हमने ज्यादा काट लिया, कोई बात नहीं, इसे फिर से हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। टोटल पहले हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। हम अगर फॉर्मूले के बेस में n को मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऊपर रखना होगा बड़े वाले क्यूब का साइड का लेंथ, ओके, और नीचे रखना होगा हमें छोटे वाले क्यूब का साइड का लेंथ। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ये 6 हमें क्या बताता है, ये 6 हमें बताता है n का मान। ठीक है, ओके, ये 6 हमें n का मान बताता है। लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली चीजों को समझना चाहें तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या कि अगर एक साइड हमारा जो बड़ा क्यूब है उसका एक साइड 12 सेंटीमीटर का है और 2-2 सेंटीमीटर के हमें क्यूब्स निकालने हैं, तो 12 सेंटीमीटर से अगर 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स निकालने हैं तो हमें कितने सारे क्यूब्स निकालने पड़ेंगे, तो एक एज पर हमें टोटल 6 क्यूब्स मिल जाएंगे, है ना। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने क्यूब्स आ जाएंगे, 6 क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हम देख पा रहे हैं कितने हुए, हमने 1 2 3 4 5 कट्स लगाए तो हमें 6 टुकड़े मिल गए, है ना। क्लियर है बात। तो हम n को देखकर हम नंबर ऑफ कट्स को बता सकते हैं किसी एक साइड के ऊपर में। तो हम देख रहे हैं कि n हमारा 6 आ गया, तो हमारा नंबर ऑफ कट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कट्स हो जाएगा हमारा 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 कट्स। अगर हम 5 कट्स लगाते हैं तो हमें 6 टुकड़े मिल जाते हैं। और अगर इसी को कहा जाए कि अगर यही कट्स को हम अगर चारों तरफ, हम अगर तीनों तरफ से लगाते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, तीनों तरफ से अगर हम इन कट्स को लगाएंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कट्स कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे तो टोटल हमें 15 कट्स लगाने होंगे। ठीक है, ये तो कट्स की बात हो गई। और साथ ही साथ हमने n के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि n को हम कैसे समझते हैं। n क्या होता है, n होता है कि किसी भी एक सिंगल साइड के ऊपर में मैक्सिमम हम जितने छोटे छोटे क्यूब्स को काट पाते हैं वही हमारा n होता है। ओके, चलिए अब आगे चीजों को हम समझते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी दिए हुए बड़े से घन को अगर हमें छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है तो हमें इसे तीनों डायमेंशंस की तरफ से हमें काटना होगा। ठीक है ना। और अब हम n को यूज करना सीखेंगे। मान लीजिए कि हमें जो बड़ा सा घन दिया हुआ है, इस बड़े घन का जो लेंथ ऑफ साइड है वो दिया हुआ है 6 cm, 6 सेंटीमीटर। ओके, इसे अब हमें 2 सेंटीमीटर के
अंतराल पर हमें छोटे छोटे घनों में काटना है। ठीक है, तो यहां से हम n को पता कर सकते हैं, कितना होगा 6/2, मतलब जो छोटे घन आएंगे वो कितने घन आएंगे, एक h के ऊपर में 3 घन हमारे आएंगे। ठीक है, लेकिन 3 ही तो घन आएंगे और हमें ऐसे बहुत सारे घनों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कट लगाएंगे। हम अगर लेंथ की तरफ से कट लगाते हैं तो देख पा रहे हो कि हम, चलिए कट लगाते हैं। सबसे पहला हम कट लगाते हैं, कितने कट लगाने होंगे बोलिए, हमें 3 घन चाहिए तो माने हमें 2 कट लगाने होंगे। सबसे पहला कट हमने एक ऐसे लगाया, फिर हमने एक कट ऐसे लगाया। ठीक है, तो हमें कितने सारे, अब इस कट को हम इस तरह से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, जब हम ऐसे कट लगाएंगे तो हमें कितने टुकड़े मिल जाएंगे टोटल, 1 2 और 3, 3 टुकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे फिर हम इस प्रकार हॉराइजेंटली भी हम 2 कट लगाएंगे। तो ऐसे लगाने पर हमें फिर कितने टुकड़े मिल जाएंगे टोटल, 1 2 और 3 टुकड़े फिर हमें मिल जाएंगे, है ना। फिर हमें 3 टुकड़े मिल जाएंगे, यहां से हो गई बात। हमने वर्टिकली भी हमने कट्स लगा लिए और हमने हॉराइजेंटली भी हमने कट्स लगा लिए। उसके बाद फिर हम कैसे कट लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लगाएंगे ऐसे 1 और उसके बाद फिर ऐसे फिर हम मानेंगे 2। इस तरह से जब हम यहाँ 2 कट्स लगाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें फिर से कितने टुकड़े मिल जाएंगे, 1 2 और 3 टुकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह से अगर तीनों डायमेंशंस को अगर हम बराबर कट्स लगाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में जितने सारे घन बनेंगे उन घनों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर पूछा जाए तो हम कैसे काउंट करेंगे। उसे काउंट करने के लिए अगर हम फॉर्मूला से काउंट करते हैं तो हमें n का वैल्यू पता है, माने एक h के ऊपर हमें 3 टुकड़े मिल रहे हैं, तो टोटल हमें कितने टुकड़े मिलेंगे उसका हमें क्यूब करना है, क्योंकि हम क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 27। क्लियर है बात। लेकिन इसे हम कंसेप्चुअली भी चीजों को समझते हुए चलेंगे साथ में, ताकि चीजें हमें आसान लगे और हम फॉर्मूला के ऊपर में डिपेंड ना हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसे हम पहले कंसेप्चुअली भी चीजों को समझ लेते हैं। ओके, इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले हमने 2 कट्स लगाए तो हमें पीसेस कितने मिलेंगे, 3। फिर हमने 2 कट्स लगाए तो हमें पीसेस कितने मिलेंगे, 3। फिर हमने 2 कट्स लगाए तो हमें पीसेस कितने मिलेंगे, 3। टोटल नंबर ऑफ कट्स की अगर बात करें तो हमने टोटल कितने कट्स लगाए, तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल हमने 6 कट्स लगाए, है ना। और हमें अगर टोटल पीसेस की बात करें तो हमें टोटल कितने पीसेस मिल जाएंगे, ऐसे हमें टोटल 27 पीसेस मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हमने अब तक जो सीखा उसे फिर से हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा कि एक क्यूब के अंदर में n क्या होता है, n होता है लेंथ ऑफ बिगर क्यूब बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये हमने समझा। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के बारे में हमने क्या समझा, टोटल नंबर ऑफ, अगर स्मॉलर क्यूब्स की बात किया जाए आपको ये सभी फॉर्मूलाज जो हैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जो है आप क्या लिखोगे, n क्यूब लिखोगे, है ना। हमें अगर n पता चल जाए और उसका हम अगर क्यूब कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, लेकिन साथ ही साथ अभी हम नंबर ऑफ कट्स के बारे में भी हमने सीखा। अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ कट्स को अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे। नंबर ऑफ कट्स के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि जितना n होता है उससे एक कम हमारा कट्स होता है।
और टोटल नंबर ऑफ कट्स पाने के लिए इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम कट्स तीनों तरफ से लगाएंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n-1 इंटू 3, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n क्यूब। और हमारा n क्या होता है, अगर कंसेप्चुअली अगर बोला जाए तो आप क्या बोलोगे कि किसी एक सिंगल साइड के ऊपर में जितने सारे छोटे छोटे क्यूब हम निकाल सकते हैं उसे हम n कहते हैं। या फिर फॉर्मूला के बेस में आप ये कह सकते हो कि बड़े क्यूब का एक भुजा की लंबाई को छोटे क्यूब के एक भुजा की लंबाई से जब हम डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू हमारा आएगा उसे ही हम n कहते हैं। ठीक है, अब आपको n क्यूब और टोटल नंबर ऑफ कट्स के बारे में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम क्यूब्स को काटेंगे तो क्या क्या सिचुएशंस पैदा होते हैं, कितने किस्म के क्यूब्स बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हमारे सामने डिस्प्ले पर एक क्यूब दिख रहा है जो चारों तरफ से लाल रंग से रंगा हुआ है। इसके सभी सतह लाल रंग से रंगा हुआ है। इसके जितने सारे सरफेस हैं वे सभी रेड पेंटेड हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखकर हमें समझना है कि इसमें n का मान क्या होगा। और n क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि n क्या होता है कि किसी भी एक सिंगल एज के ऊपर में जितने सारे छोटे घन होते हैं उन्हें ही हम n मानेंगे। तो हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसके एक सिंगल एज पर कितने सारे घन हैं, हम उसे काउंट करके देख लेते हैं। इसे एक बार मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, हम देख पा रहे हैं कि कितना है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है एंड 6 है। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी एक सिंगल एज पर टोटल छोटे छोटे जो घन हैं उन घनों की संख्या कितनी है, 6 है ना। तो हमारा n का वैल्यू कितना होगा, हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि एक बड़ा घन है, उस बड़े घन का जो टोटल वैल्यू है, एक लेंथ जो है एक बड़े घन का जो एक साइड का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो छोटा घन है उसका एक साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर n पता करना है तो हम क्या करेंगे, बड़े घन के लंबाई को छोटे घन के लंबाई से हम भाग दे देंगे, फिर हमारा वैल्यू 6 आ जाएगा। यही हमारा n का मान होगा। n क्या बताता है, n बताता है एक सिंगल एच के ऊपर में स्थित छोटे घनों की संख्या। ओके, तो हमने n के बारे में समझ लिया। अगर इसी में आपको ये पूछा जाए कि ये 6 घनों को प्राप्त करने के लिए कितने कट्स लगाने होंगे, तो आप बताओगे कि 6 घन को प्राप्त करने के लिए 5 कट लगाने होंगे, है ना। हम जितने कट लगाते हैं उससे एक ज्यादा हमारा घन होता है, उससे ज्यादा एक ज्यादा हमारा पीसेस होता है। अगर हम मान लीजिए 100 कट लगाएंगे तो हमें कितने टुकड़े मिलेंगे, 101 टुकड़े। और अगर आपसे पूछा जाए कि 205 टुकड़े हुए हैं तो कट कितने लगाए हैं आपने, तो आपने कहोगे 204 कट्स हमने लगाए। सिमिलरली हमें यहाँ पर 6 टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब हमने कट्स कितने लगाए, 5 कट्स लगाए। लेकिन आपको कहा जाए कि टोटल कट्स आपने कितने लगाए, तो आप कट्स 3 तरफ से लगाओगे, मतलब 5 फिर 5 फिर 5, मतलब टोटल आपने कितने कट्स लगाए, आपने टोटल 15 कट्स लगाए हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि टोटल यहाँ घनों की संख्या कितनी होगी, तो क्योंकि एक एज के ऊपर हमें 6 घन मिल रहे हैं तो टोटल घनों की संख्या कितनी होगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। जब हम घनों की संख्या मालूम करेंगे तब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम कट्स की संख्या मालूम करेंगे तब उसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, इन बातों को हमें याद रखना है। या फिर अगर हम फॉर्मूला से चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो फॉर्मूला हमारे लिए सही रहेगा। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, 6 का होल क्यूब करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, 216 हमारा टोटल घनों की संख्या हो जाएगी। तो इस चित्र के माध्यम से हमने क्या समझा, इस चित्र के माध्यम से ही हमने ये समझा कि गिवन फिगर जो है वो एक क्यूब है जिसे चारों तरफ से लाल रंग से रंगा गया है, और इसमें एक सतह के ऊपर में हमें 6 छोटे घन दिखाई पड़ रहे हैं, 6 छोटे क्यूब्स दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, वो पहला क्वेश्चन ये है
कि यहाँ पर कुल घनों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि एक एज के ऊपर में टोटल 6 क्यूब्स दिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा? 6 का क्यूब हो जाएगा, अर्थात 216 हो जाएगा। सेकंड आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कट्स यहाँ क्या है? टोटल नंबर ऑफ, अगर कट्स आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि अगर एक एज के ऊपर में 6 गन दिखाई दे रहे हैं तो कट्स हमारे लगे हैं टोटल 5, और पूरे के पूरे अगर कट्स हमें लगाने हो तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमारे पास टोटल कट्स की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 कट्स की संख्या हमारी आ जाएगी, 15 कट्स। ओके, ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि अब अगर रंग को लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं, वो प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं ना। चलिए उन पे हम बात कर लेते हैं। तो अगर कलर्स को लेके अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? पहला जो क्वेश्चन होता है कलर्स को लेके जो पूछा जाता है वो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन होगा पेंटेड ऑल द फेसेस। पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा पेंटेड ऑल द फेसेस, ऑल द फेसेस। ठीक है, अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अर्थात ऐसे क्यूब्स, ऐसे छोटे छोटे घन जिसके सभी सतह रंगे हुए हों। अभी जो हमें क्यूब दिख रहा है वो एक बड़ा सा क्यूब है, उसके सभी सतह रंगे हुए हैं, है ना। लेकिन जब इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे तो इसके अंदर में जो क्यूब्स का जो अंदर का जो हिस्सा होगा, जो भीतरी हिस्सा होगा, उसे तो हम पेंट नहीं कर पाए, मतलब अंदर के हिस्से रंगे हुए नहीं रहेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में सभी सतह पर पेंटेड ऑल द फेसेस, मतलब सभी सतह रंगे हुए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ 3 सतह ही ऐसे होंगे जो सभी के सभी रंगे हुए होंगे। उससे ज्यादा जो फेसेस हैं, उससे ज्यादा जो सतह हैं वो रंगा हुआ नहीं हो सकता। इसलिए जब भी पेंटेड ऑल द फेसेस कहा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये 3 फेस पेंटेड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। कभी भी आपको ये बोल नहीं सकता कि 4 फेसेस पेंटेड, 5 फेसेस पेंटेड। अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, हम क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी क्यूबॉइड में हो सकता है, लेकिन चूंकि क्यूब है तो क्यूब में ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है। क्यूब में मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा 3 सरफेस ही रंगे हुए मिल सकते हैं, उससे ज्यादा हमें मिल नहीं सकता। तो जब भी आपको कहा जाए कि पेंटेड ऑल द फेसेस, मतलब आपको समझ लेना है कि वह बात कर रहा है कि 3 फेस पेंटेड। तो तीनों सतह रंगा हुआ ऐसे कितने सारे क्यूब होंगे? तो ऐसे में हमें जो क्यूब पता करना है वो क्यूब हमें कहां से मिलेंगे? तो हमेशा याद रखना है कि आप डायग्राम में देख के समझ पा रहे हो कि हमारा जो कॉर्नर वाला जो क्यूब होता है वो कॉर्नर का क्यूब ही ऐसा क्यूब होता है जो तीनों तरफ से रंगे हुए होते हैं, तीनों सतह पर रंगे हुए होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होता जिसका तीनों सतह रंगा हुआ हो। तो इसलिए इसकी संख्या हमेशा फिक्स होती है, और वह कितना होता है? वो 8 होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि क्यूब के केस में फेसेस, ऑल फेसेस पेंटेड या 3 फेस पेंटेड की बात अगर किया जाए तो हमेशा हमें याद रखना है कि इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू हमेशा होता है 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन हमारा ये होगा 2 फेसेस पेंटेड। ठीक है, क्या होगा? 2 फेसेस पेंटेड। 2 फेसेस पेंटेड के लिए हम पहले इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं 2 फेसेस पेंटेड की। अगर 2 फेसेस पेंटेड की बात किया जाए, 2 फेसेस पेंटेड, ऐसे कितने सारे क्यूब होंगे जिसके केवल 2 सतह पेंट किए हुए हों? तो वो हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा हमें एज पर ही मिलेंगे। देखिए हम यहां पर दिखा रहे हैं डायग्राम से, ये ही ऐसे हैं छोटे छोटे घन, मैं टिक करके दिखा रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 ऐसे यहां पर जो दिख रहे हैं, यही ऐसे
क्यूब्स हैं जिनके दो सतह रंगे हुए हैं। सिमिलरली हम हर एक एज के ऊपर में हम इन चीजों को पाएंगे। हर एज के ऊपर में हम देख पा रहे हैं कि ऐसे जो क्यूब्स हैं जिनके दोनों सतह आपस में रंगे हुए हैं वो हमेशा हमें एज पर ही मिलेंगे और कोई दूसरे जगह पर हमें ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि टू फेसेस पेंटेड जो होता है वो हमेशा हमें एज पे मिलता है ना। और उनकी संख्या अगर प्राप्त करनी हो तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा एज के ऊपर में, एक एज के ऊपर में सबसे पहले हम एक एज पे हिसाब लगाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एक हमारे एज के ऊपर में टोटल कितने सारे घन हैं, एक एज के ऊपर में हमारे टोटल 6 क्यूब्स हैं, जिसमें से दो जो हैं, दो घन जो हैं वो 3 फेसेस पेंटेड थे। मैं फिर से डायग्राम को इरेज करके आपको समझाता हूं। ठीक है, सॉरी, मैं फिर से डायग्राम को इरेज करके आपको समझाता हूं। चलिए, ओके, पहले हम किसी एक एज को हम कंसंट्रेट करेंगे। हम सबसे पहले एक एज को कंसंट्रेट कर लेते हैं। हमने एक एज को कंसंट्रेट किया। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कॉर्नर का जो 2 क्यूब्स हैं छोटे छोटे, ये तो 3 फेसेस पेंटेड हैं। ठीक है, और हमारे टोटल यहाँ पर कितने सारे क्यूब हमें दिख रहे हैं, टोटल हमें 6 क्यूब्स दिख रहे हैं, जिसमें से 2 है जो हमारे ऑल फेसेस पेंटेड हैं। अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो एक एज पे 2 फेसेस पेंटेड, अगर एक एज पे देखें तो हमें 4 मिल रहा है। और इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने सारे एज हैं, हमें पता है कि टोटल 12 एज होते हैं। तो 12 एज में 4 के हिसाब से हमारे पास टोटल कितने सारे क्यूब्स हो जाएंगे, 48 क्यूब्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, हमेशा याद रखना हमें कि 12 इंटू n-2, इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। ये किसके लिए होता है, ये 2 फेसेस पेंटेड के लिए ये फॉर्मूला हमारा होता है 12 इंटू n-2। लेकिन मैं कहूंगा कि 2 फेसेस पेंटेड के लिए आपको याद क्या रखना है, 2 फेसेस पेंटेड के लिए आपको याद रखना है फॉर्मूला कुछ इस तरह से। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 2 फेसेस पेंटेड, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा n-2 इंटू नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एजेस। इस बात को हमेशा याद रखना है। कभी भी 2 फेसेस पेंटेड की बात किया जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n-2 इंटू नंबर ऑफ एज। ठीक है, हम नंबर ऑफ एज की जगह में 12 कब यूज करेंगे, जब हमारा क्यूब पूरा का पूरा किसी सिंगल कलर से पेंटेड हो। किसी एक रंग से जब हमारा क्यूब पेंटेड होता है तब हम नंबर ऑफ एजेस के जगह पर 12 यूज करेंगे। लेकिन अगर कलर अगर डिफरेंट का हो तब हम नंबर ऑफ एजेस को सोच समझकर वहां पर बैठाएंगे। ठीक है, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में चीजों को समझेंगे। और कंसेप्चुअली चीजों को कैसे समझेंगे, कंसेप्चुअली चीजों को समझने के लिए हमें सिर्फ किसी एक सिंगल एज के ऊपर में काम करना है और उसके बाद चीजों को समझना है। फिर से इसे हम रिपीट कर लेते हैं। हमें 2 फेसेस पेंटेड कहा गया है, हम किसी भी एक एज को हम टारगेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, चलिए इस एज को हमने टारगेट कर लिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉर्नर पे है हमारा ऑल फेसेस, तो मतलब 3 फेसेस वाले कॉर्नर पे है, जिससे हमें पूछा नहीं गया, हमें पूछा गया 2 फेसेस पेंटेड। वो 2 फेसेस पेंटेड बच गए कहां पर, 1 2 3 4, तो 4 हो गया एक एज पर। और हमारे पास टोटल कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। मतलब यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं। ओके, इसे हम डिलीट कर लेते हैं पहले। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 1 फेस पेंटेड। हमने 2 फेस पेंटेड के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं 1 फेस पेंटेड। और 1 फेस पेंटेड के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 1 फेस पेंटेड को डिस्कस करने के लिए फिर से हम किसी एक सरफेस को टारगेट करेंगे। इस बात को हमें याद रखना, जब भी 1 फेस पेंटेड के बारे में बात किया जाए तो आपको टारगेट किसको करना है, आपको सरफेस को टारगेट करना है ऑलवेज। तो किसी एक सरफेस को हम टारगेट कर लेते हैं। चलिए, तो हम सरफेस को टारगेट करते हैं, हम इस सरफेस को टारगेट कर लेते हैं। ओके, तो इस सरफेस में हम देख पा रहे हैं
कि कॉर्नर में जो हमारे हैं वो 3 फेस पेंटेड हैं, ठीक है। और उसके बाद एज पे हमारे पास कितना है, मैं टिक कर लेता हूं, 1 2 3 4 है ना, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये सभी हमारे 2 फेसेस पेंटेड हैं। बाकी जितने सारे बच गए वो सभी हमारे क्या हैं, वो सभी हमारे 1 फेस पेंटेड हैं। और बचे हुए कौन कौन हैं उसे मैं एक लाइन से मैं आपको घेर कर दिखा देता हूं। यही है हमारा 1 फेस पेंटेड, ठीक है। और ये 1 फेस पेंटेड कैसा है, एक स्क्वायर है, ठीक है। और उसे हम काउंट कर लेते हैं, तो अगर हम काउंट के देखेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, है ना। लेकिन अगर हमें बड़े बड़े क्यूब्स दिए जाए जिनमें बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा संख्या में अगर टुकड़े हो, तो ऐसे तो हम काउंट कर करके निकाल नहीं सकते। तब हम कैसे करेंगे, इसे हम देख लेंगे कि हमारे एक लाइन में कितने सारे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक लाइन में हमारा 4 है, तो ये 4x4 का एक ग्रिड बन गया ना। तो 4x4 का जब ग्रिड बन गया तो हमारा एक सरफेस पे वन साइड पेंटेड कितना आया हमारा 4x4 का, तो कितना हो जाएगा 16। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही सरफेस पे हुआ है ना, और हमारे पास टोटल कितने सारे सरफेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। तो 16 इंटू 6 हम जब करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 96। तो 1 फेस पेंटेड हमारे पास कितने सारे क्यूब्स होंगे, 96 क्यूब्स होंगे। हमने इस बात को कैसे समझा, हमने इस बात को कंसेप्चुअली समझा। लेकिन अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो हम इसे फॉर्मूला में कैसे क्रिएट करेंगे उस पर भी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने बताया कि 1 फेस पेंटेड जो होता है हम कैसे पता करते हैं, 1 फेस पेंटेड जो है हम पता करते हैं सरफेस से, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n-2। और हमने देखा यहाँ 4x4 का ग्रिड बना था, तो हमने 4x4 को एरिया के फॉर्म में हमने निकाला था, तो n-2 का होल स्क्वायर हमें देना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ सरफेस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्लियर। और नंबर ऑफ सरफेस की जगह में हम 6 कब लिखेंगे, जब हमारा पूरा का पूरा क्यूब जो है किसी एक सिंगल कलर से पेंटेड हो। इस केस में हमारा जो है जो क्यूब है वो केवल एक ही रंग लाल रंग से पेंटेड है, इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ सरफेस की जगह में क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। n हमारा कितना है, n हमारा यहाँ 6 है, 6 - 2 लिखेंगे और ऊपर में होल स्क्वायर देंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 × 4 × 6 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 96। होप सो कि आपने 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड के बारे में आपने भली भांति चीजों को समझ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे क्यूब्स जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ ना हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जब तक मैं इस चीज को इरेज करता हूं तब तक आप सभी को मैं फिर से ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलो फिर बात कर लेते हैं। तब एक बार फिर मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। ओके, डिलीट हो गया। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन होगा नो फेस पेंटेड। अगर आपको नो फेस पेंटेड के बारे में पूछा जाए, नो फेस पेंटेड, अगर ऐसा सिचुएशन आपसे पूछा जाए तब हम क्या करेंगे। अगर हम कंसेप्चुअली चीजों को समझना चाहें, अगर हम कंसेप्चुअली चीजों को समझना चाहे तब हम चीजों को कैसे समझेंगे। तो हम पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम पता करेंगे कि कुल कितने क्यूब्स हैं, इसमें टोटल क्यूब्स कितने हैं। तो हम पा रहे हैं कि टोटल क्यूब्स हमारे पास 216 हैं। हमने कैसे पता किया, क्योंकि हमारा n का जो मान था वो 6 था, और हमारे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे 6 हैं। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे हम, सबसे पहले 3 फेसेस पेंटेड, वो कितने हैं, टोटल 8 हैं, वो हमेशा 8 होता है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि 2 फेस पेंटेड कितने थे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 फेस पेंटेड कितने थे, हम चित्र को देख के ही समझ पाएंगे कि 2 फेसेस पेंटेड हमारे पास कितने थे। चलिए फिर से एक बार हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। 2 फेसेस पेंटेड कोई भी एज पे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, एक एज पे 4,
तो टोटल एज कितने हैं 12, तो 12 चौक 48। तो 2 फेस पेंटेड कितने हैं 48। अब हम बात कर लेते हैं क्या 1 फेस पेंटेड कितने हैं। तो अगर 1 फेस पेंटेड की बात करेंगे तो पहला जो हमारा रो होता है उसको छोड़ देंगे और उसके भीतर में जो बचता है ग्रिड हमारा, उस ग्रिड को ध्यान देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 4x4 का हमारा ग्रिड बन रहा है, मैंने 4 चौक 16 एक सरफेस पे, तो टोटल 6 सरफेस हैं। तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो हमारे पास 4 चौक 16 एक सरफेस पे 16 और तो 6 सरफेस पे कितना हो जाएगा 16 छंग 96। तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 96। तो हमारे पास है 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड एंड 1 सरफेस पेंटेड। इन सभी को जोड़कर अगर मैं 216 में माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 216 माइनस इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 96 प्लस 8 हो जाएगा 104। 104 में हमें 48 को जोड़ना है, तो 48 को जोड़ेंगे 104 में। तो 4 में अगर हम 48 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 में अगर हम 48 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 152। फिर जब हम 216 में से 152 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं हम। हमारे पास कितना जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, और उसके बाद 11 में से 5 जाएगा 6, उसके बाद 2 में से और हमारे पास 1 और जाएगा नहीं, बच जाएगा हमारे पास 64। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे कितने 64 ऐसे क्यूब्स होंगे जो जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। अर्थात ये सभी वे क्यूब्स होंगे जो क्यूब के अंदर के तरफ रह गए, जिसको हम पेंट नहीं कर पाए। ओके, लेकिन अगर इसी चीज को हम फॉर्मूला से अगर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए तो फिर उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो तब तक इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, हमने इसे डिलीट कर लिया। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला से हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला से इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसे भी डिलीट कर लेते हैं और इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, चलिए फॉर्मूला से अगर पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। बस इतना ही करना है। n हमारे पास कितना है 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद 4 का जब हम क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 ऐसे क्यूब्स होंगे जो किसी भी सतह पर पेंट किया हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इस बात को फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं, चीजों को एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अब तक ये जाना कि टोटल नंबर ऑफ, अगर टोटल नंबर्स की बात की जाए, किसकी, स्मॉलर क्यूब्स के बारे में अगर बात किया जाए टोटल नंबर का, तो क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए सबसे पहले करेंगे n क्यूब, है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि n क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना n क्या होता है, बड़ा भुजा का लेंथ, उसके नीचे होगा हमारा छोटा भुजा का लेंथ। जैसे हम कैपिटल बाय स्मॉल एल के फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं। या फिर कंसेप्चुअली अगर याद रखना है तो हमें क्या याद रखना है, किसी एक सिंगल एच के ऊपर में जितने छोटे छोटे घन बनेंगे उन घनों की संख्या को ही हम n कहते हैं। ओके, इसने हमने इस चीज को रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नो फेस पेंटेड अगर कहा जाए तो फॉर्मूला की बात करें तो हमें क्या करना है, m-2 का होल क्यूब करना है। उसके बाद अगर 3 फेस पेंटेड की बात की जाए तो यह हमेशा कितना होता है 8 होता है। इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर 2 फेस पेंटेड की बात किया जाए तो हमें हमेशा याद क्या रखना है कि 2 फेस पेंटेड हमेशा एज से काउंट होता है, तो इसलिए एज इंटू n-2 इस बात को हमें याद रखना है। और अगर सिंगल फेस पेंटेड या 1 फेस पेंटेड की बात की जाए तो इसका कैलकुलेशन हमेशा सरफेस से होता है, इसलिए याद रखना है कि सरफेस इंटू n-2, बशर्ते याद रखना है कि n-2 के ऊपर में हमारा होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रिक है, फॉर्मूला में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इस बात को याद रखना है कि स्क्वायर जिस पे आता है उस पे हमारा सरफेस आता है। इस बात को याद रखना है, सरफेस जब आएगा तो स्क्वायर आएगा, एज जब आएगा तो हमारा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हमको क्या बातों को समझना है, टोटल नंबर ऑफ कट्स के बारे में समझना है। अगर टोटल नंबर ऑफ कट्स के बारे में पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि n जितना होता है उससे एक कम जो होता है हमारा कट्स होता है, और टोटल नंबर ऑफ कट्स निकालने के लिए उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ओके, इतनी सारी चीजों को हमने अब तक जाना और हमने समझा। ठीक है, अब आगे हम समझते चलेंगे कुछ और कंसेप्ट्स को। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर हमने जितने सारे कंसेप्ट्स को समझा है उन सभी कंसेप्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल फेसेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को अगर बेस करके सवालों को बनाएंगे तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए एन को पता करना है हमें। तो अब सबसे पहले हम एन को पता कर लेते हैं। हम एन कैसे पता करेंगे? एन को पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो बड़ा क्यूब है उसके साइड के लेंथ को ऊपर लिखना है और जो छोटा क्यूब है उसके साइड के लेंथ को नीचे लिखना है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं 6 आएगा, तो ये 6 हमारा एन हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला एन क्यूब होता है, तो हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 216। दिस इज द आंसर। ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को हम कंसेप्चुअली समझना चाहेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि टोटल एक एज को हम गेस करेंगे कि हमारा एक एज था जो टोटल 6 सेंटीमीटर का था, एक एज हमारा, उस पर हम 1-1 सेंटीमीटर के अगर गैप में अगर हम क्यूब्स को बनाएंगे तो हमें कितने क्यूब्स मिलेंगे? तो 1-1 सेंटीमीटर के 6 सेंटीमीटर से हमें 6 क्यूब्स मिल जाएंगे। मतलब एक एज के ऊपर में हमारा जो छोटे क्यूब्स बनेंगे वो 6 क्यूब्स बनेंगे और ये 6 क्यूब्स ही हमारे एक एज पर बनेंगे। और हमारे टोटल अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो हमारे पास टोटल कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं, इसलिए ये 6 बाई 6 बाई 6 के फॉर्म में बनेंगे और टोटल हमारे पास कितने सारे क्यूब्स बन जाएंगे? 216 क्यूब्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब बात करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है इन द अबव एग्जांपल हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। हमने पहले ही बता चुका है कि 3 फेसेस को लेकर हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी क्यूब किसी एक कलर से पेंटेड हो तो हमें कोई डरने की बात नहीं होती है, लेकिन जब कलर अलग अलग पेंटेड हो तब हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन द अबव एग्जांपल हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस। तो जैसे ही 2 फेसेस के बारे में कहा जाए तो अगर हम फॉर्मूला से बनाते हैं तो दिमाग में हमें एक बात याद रखना है कि 2 फेसेस हमेशा एज से रिलेटेड होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है एज इंटू n-2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n-2, n का वैल्यू 6 है, 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज की। तो एज हम यहाँ पर कितने लेंगे? क्योंकि यहाँ पर सभी का सभी पूरा का पूरा एक ही कलर से पेंट किया हुआ है, इसलिए हम एज कितने होते हैं? 12, तो 12 का 12 लिख लेंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 48। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है इन द अबव एग्जाम्पल हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेस एंड नो साइड पेंटेड। तो 1 फेस पेंटेड के बारे में कहा जाए, जब भी 1 फेस के बारे में बात किया जाए तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस, क्योंकि 1 फेस हमेशा सरफेस से काउंट होता है। उसके बाद n-2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर होगा, इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। तो सरफेस हमारा कितना होगा? यहाँ 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक ही कलर से पेंट किया हुआ है। और n-2 कितना आ जाएगा? हमारा 4, 4 के ऊपर स्क्वायर मीन्स 4 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने इस एग्जाम्पल से सेम कलर को पेंटेड करने के पश्चात हमारे पास जो सिचुएशंस आए उस सिचुएशंस को हमने डील किया। चलिए एक एग्जाम्पल हम एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें यह अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ हो। हम अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे सभी सतह विभिन्न विभिन्न अलग अलग डिफरेंट कलर से पेंटेड किए हुए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करते समय हमें थोड़ा सा डायग्राम को बनाकर हमें ध्यानपूर्वक चीजों को बनाना चाहिए, अदरवाइज हमारा कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है।
और प्रैक्टिस से हम विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि ऐसे सवालों को बनाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम करके अगर हम लिख लें तो हमारा रिस्क परसेंटेज बहुत ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, तो डिस्प्ले के सामने जो सवाल है उसमें बोला जा रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसे हमें पढ़ना है और 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। बोला जा रहा है कि 2 अपोजिट सरफेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड व्हाइट। एक क्यूब है जिसके 2 सरफेस व्हाइट हैं और दोनों आपस में अपोजिट हैं, एंड वन ऑफ द रिमेनिंग सरफेसेस इज पेंटेड रेड, और एक सरफेस को रेड पेंट किया गया है, एंड द अदर सरफेसेस, और बाकी बचे हुए जितने सारे सरफेसेस हैं उन्हें ब्लैक पेंट किया गया है। अगेन इट इज कट इनटू सच अ वे दैट 125 स्मॉल एंड इक्वल क्यूब्स कैन बी मेड, और उसके बाद इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया गया और टोटल जो क्यूब्स हमें छोटे क्यूब्स जो मिले उनकी संख्या 125 है। अब हमें बताना है कि डेटा के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर बी दैट नन ऑफ द सरफेस विल बी कलर्ड। पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने सरफेस हैं जिन पे कोई भी रंग नहीं होगा। जब आपको ये पूछा जाए कि किसी भी सरफेस पे कोई कलर ना हो तो इसके लिए हमें किसी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट इसे अपने फॉर्मूला से बना सकते हैं। इसके लिए किसी डायग्राम की इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। हमें पूछा गया है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसपे कोई रंग नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या हो कि हमें n को पता करना है। हमें ऑलरेडी इसमें n दिया हुआ है, तो हम n को ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा दिया हुआ n है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा n का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की संख्या 125 दी गई है, जो किसके बराबर है, जो n क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, क्यूबिक रूट 125, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो हमने n का वैल्यू पा लिया, कितना है 5। ठीक है, अब हमें पूछा गया ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो किसी भी सतह पर रंगी हुई ना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 5 है, 5 में से अगर 2 चला जाए 3 बचेगा, और 3 का क्यूब जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 27 विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर whose 2 surfaces will be colored, in which one surface will be red and the other surface will be white। हमें बोला जा रहा है कि एक रेड रंगा हुआ और एक व्हाइट रंगा हुआ सरफेस, ऐसे कितने सारे क्यूब्स होंगे जिनके 2 सरफेस रंगे हुए हों, और इन दोनों सरफेस में एक रेड होना चाहिए और दूसरा कितना क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए हमारा व्हाइट। ठीक है, ऐसे सवालों को डील करने के लिए हमारे सामने डायग्राम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया है, और डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि टॉप में और बॉटम में हमारा व्हाइट हमने रंग लिया, क्योंकि उसमें कहा गया था अपोजिट्स, 2 अपोजिट्स फेसेस पे हमें व्हाइट रंगना था, हमने रंग कर लिया। उसके बाद एक सरफेस पे रेड है और बाकी बचे हुए 3 सरफेस पे हमारा ब्लैक कलर है। अब हमें पूछा गया है 2 सरफेस के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं 2 सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम एच से काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एच कितने होते हैं, तो हम यहाँ पर हमें पता है कि एच इंटू n-2 ये हमारा जो होता है 2 सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू भी हमें पता है, n का वैल्यू हमारा 5 है और -2 होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, अब हम देखते हैं कि एज, तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें जो फोकस करने को कहा गया है वो किस कलर पे हमें फोकस करने को कहा गया है, हमें कहा गया है व्हाइट और हमें कहा गया है रेड के बारे में। तो इन 2 कलर को यदि हम फोकस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि व्हाइट और रेड के कलर हम कहाँ कहाँ जाकर मीट कर रहे हैं, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि व्हाइट और रेड कलर से मिलता जुलता जो सरफेस है वो सरफेस हमारा कितना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि वो सरफेस केवल और केवल हमारा एक ही सरफेस ऐसा बनेगा जो व्हाइट और रेड के साथ में अटैच होगा, है ना। आपको चित्र को देख के समझना है कि ये जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन में हम देख पा रहे हैं कि रेड और व्हाइट इन दोनों कलर
कि सरफेस रंगे हुए हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें मिलेंगे एक इस एज से और एक हमारा नीचे, हमें इमेजिन करना है एक एज हमारा ऐसा होगा, हमने डॉटेड लाइन से चीज को इमेजिन किया, और यहाँ एक इस एज से, इन दोनों एज पर ही रेड और व्हाइट से रंगे हुए क्यूब्स हमें प्राप्त होंगे। तो मतलब हमारे पास एज कितने हो गए, 2, केवल 2 ही ऐसे एज होंगे जहां पर 2 फेस पेंटेड, जिसमें कंडीशन है रेड और व्हाइट, वो हमें प्राप्त होंगे। तो हम इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर हुज ओनली वन सरफेस विल बी कलर्ड एंड दैट 2 विल बी ब्लैक। सबसे पहली बात, वन सरफेस के बारे में कहा गया है, तो हमें पता है वन सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। वन सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ओके, और हम यहां जान पा रहे हैं n-2 हमारा कितना होगा, 5-2 हमारा ऑलरेडी 3 होगा, और 3 का स्क्वायर हम कर लेंगे 3 इंटू 3। यहां तक तो क्लियर। अब सरफेस हमें पता करना है, अगर ये सभी के सभी एक ही कलर से रंगे हुए होते तो हम यहाँ पर 6 लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक के लिए कहा गया है, और ब्लैक के लिए हम देख पा रहे हैं कितने सरफेस हैं, ब्लैक के लिए सिर्फ 3 ही सरफेस हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर ईच ऑफ विच विल हैव 2 कलर्ड सरफेसेस, वन ब्लैक एंड अदर रेड। यहाँ भी हमें 2 सरफेस के बारे में पूछा गया है, लेकिन कंडीशन चेंज किया गया है। तो जैसे ही 2 सरफेस के बारे में पूछा गया है, हमारा फॉर्मूला हमें जैसे कि पता है, हम क्या लिखेंगे, एज इंटू n-2। सिंपल सी बात है, n-2 का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, 5-2 कितना हो जाएगा, 3। अब सिर्फ हमें एज पता करना है। एज में हमें कहा गया है कि एक है हमारा ब्लैक और दूसरा है हमारा रेड, तो हम ब्लैक और रेड को हम ध्यान देंगे, हम देखेंगे ब्लैक और रेड को लेकर अगर हम कॉम्बिनेशन में मिलाएं तो हमारे कितने एज जो हैं ऐसे काम में आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं ब्लैक और रेड के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एज हमारा काम में आएगा, और ठीक उसी प्रकार फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा ये एज हमारे काम में आएंगे, मतलब सिर्फ 2 ही ऐसे एज होंगे जो काम में आएंगे। तो हम इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर इन विच ऑल द 3 कलर्स रेड, ग्रीन एंड व्हाइट विल बी प्रेजेंट। हमें पूछा गया है कि तीनों सतह रंगे हुए। तो हमें पता है कि जब भी हमें 3 सरफेस के बारे में बात किया जाए तो हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा हमारा आंसर 8 होता है ना। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली क्या हमारे 8 सरफेस बनेंगे, 8 क्यूब्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ चूंकि अलग अलग कलर्स हैं तो इसलिए यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान देना जरूरी है। यहाँ जो कलर कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ मिस प्रिंट है, ग्रीन तो इसमें था ही नहीं, इस हिसाब से आंसर हमारा नॉन ऑफ दिस हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट है, ग्रीन होना नहीं चाहिए। यहाँ दिया है रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, मतलब ग्रीन की जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, ग्रीन की जगह पे हमारा होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट है, हम इसे ठीक कर लेते हैं, ग्रीन की जगह पे हमारा हो जाएगा ब्लैक। ओके, तो अब हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में है कि रेड, ब्लैक और व्हाइट इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से हमें ये खोजना है कि कितने सारे ऐसे क्यूब होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रेड, ब्लैक और व्हाइट, हमें यही ध्यान देना है कि रेड, ब्लैक और व्हाइट किन कॉर्नर पे जाके मिल रहे हैं। एक हमारा ये कॉर्नर है जहां पर रेड, व्हाइट और ब्लैक आपस में मिलेंगे, एक ये कॉर्नर है हमारा जहां पर रेड, व्हाइट और ब्लैक आपस में मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि नीचे में भी हमारा ये कॉर्नर एक होगा जो रेड, ब्लैक और व्हाइट मिलेंगे, और हम डॉटेड लाइन से अगर हम डायग्राम को बड़ी भांति समझने की कोशिश करेंगे तो एक ये कॉर्नर हमारा होगा पीछे की तरफ जो हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे 4 कॉर्नर्स होंगे जहां पर रेड, ब्लैक एंड व्हाइट ये तीनों आपस में जाकर मिलेंगे। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने आज इस क्यूब कटिंग के टॉपिक के अंतर्गत हमने कंसेप्ट को समझा और हमने कुछ सवालों को एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास किया और प्रयत्न किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस सेशन को लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत सारे ढेर सारे सवालों को लेंगे और क्यूब कटिंग से रिलेटेड सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे।
और उसके बाद कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी फिर हम लेंगे और उससे कंसेप्ट्स को सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।